बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है। इसमें पार्ट 1 है इफ टू पॉलीगॉन आर सिमिलर, कि अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर हो, एक जैसी हो, तो फिर ये चार यहाँ पर हमें ऑप्शन दी गई, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? तो इसमें ये जो ऑप्शन ए है कि देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कि अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर हो, एक जैसी हो, तो उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल या आमने सामने वाले जाविये होते हैं जो वो आपस में वैल्यू में बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम डेफिनेशन में पढ़ के आए थे जब हमने ये सिमिलर फिगर की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो हम ये ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन, के दो एक जैसी पॉलीगॉन का जो एरिया का रेशियो है वो किसके इक्वल होता है? तो देखिए हमने एक्सरसाइज 9.2 में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि दो सिमिलर पॉलीगॉन का एरिया जो है ये इक्वल होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑप्शन बी है ये फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 3 है if the volume of two similar solid is 125 centimeter cube and 27 centimeter cube, the ratio of the corresponding height is, कि दो सिमिलर फिगर का अगर हमें ये वॉल्यूम की वैल्यू दे दी जाए तो फिर हमने उनकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट है उसकी वैल्यू रेशियो की सूरत में अगर मालूम करनी हो, ये जहां पर हमें चार ऑप्शन दी गई, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये हाइट की रेशियो मालूम करनी है, हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है, तो हम ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ा था। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, आपके पास जो वॉल्यूम है वो दो सिमिलर फिगर का, एक वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब है और एक का 27 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैंने उन दोनों की जगह देखिए ये वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर ली। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें ये H1 और H2 की वैल्यू चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो 125 और 27 है इनको भी हम क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने 5/3 होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि अगर आप 5 का क्यूब लेंगे यानी कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 125 मिलेगा, और 3 का अगर क्यूब लेंगे यानी कि 3 को आप 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 27 मिलेगा। तो ये मैंने इनको क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों तरफ जो ये पावर 3 आ रही है आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगी, तो हमारे पास H1/H2 की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक है, या आप इसको 5:3 भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5:3 वाला ऑप्शन होगा। तो हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये देखें, ये ऑप्शन बी फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसको जो है टिक कर ले। ठीक है, और उसके बाद नंबर 4 है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, के एक रेगुलर पेंटागन यानी कि वो वाली पॉलीगॉन शेप जिसकी के 5 साइडें हो, उसका जो एक्सटीरियर एंगल है या बैरूनी जाविया है उसकी क्या वैल्यू होती है? तो उसकी वैल्यू 72 डिग्री होती है। आप ये ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और नंबर 5 है अ पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सिमिलर पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि हमारे पास दो एक जैसी पैरेललोग्राम है, उनमें से एक पैरेललोग्राम का ये एरिया दिया गया है और दूसरी वाली पैरेललोग्राम का ये एरिया दे दिया गया है। ठीक है, इफ वन साइड ऑफ द स्मॉलर पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर, तो वो जो दो पैरेललोग्राम है उसमें जो छोटी वाली पैरेललोग्राम है उसकी एक साइड की लेंथ भी हमें दे दी गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली जो पैरेललोग्राम है इसकी ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी, क्योंकि इसका एरिया छोटा है तो ये पैरेललोग्राम छोटी होगी, तो ये इसकी लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। द कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द लार्जर पैरेललोग्राम, तो अब जो लार्जर या बड़ी वाली पैरेललोग्राम है जिसका कि ये वाला एरिया आ रहा है, इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है यानी कि इस साइड के सामने वाली जो साइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी? ठीक है, यहाँ पर इसने ये 4 ऑप्शन दिए, तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर हमें दो पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया है, तो ये हम एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और हमने जो बड़ी वाली पैरेललोग्राम है उसकी एक साइड की लेंथ मालूम करनी है। तो देखें यहाँ पर मैंने A1/A2 की जगह वैल्यूज पुट की है, तो मैंने जो छोटी वाली पैरेललोग्राम है उसको A1 की को रख दिया, तो यहाँ पर मैंने उसका जो एरिया है छोटी वाली पैरेललोग्राम को जो मैं दिया गया था A1 की जगह इसको पुट कर लिया, और बड़ी वाली पैरेललोग्राम को हमने A2 के को रख दिया, और नीचे मैंने इसकी जगह हमें जो वैल्यू दी गई थी एरिया की बड़ी वाली पैरेललोग्राम के लिए वो पुट कर दी। ठीक है, और यहां पर अब देखें क्योंकि हमने छोटी वाली पैरेललोग्राम का एरिया A1 की को रखा है, तो फिर हम ये जो इसकी साइड L1 है इसको हम फिर छोटी वाली पैरेललोग्राम की को रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये L1 की जगह मैंने 8 पुट कर लिया, क्योंकि जो छोटी वाली पैरेललोग्राम थी इसकी साइड की लेंथ हमें ये 8 सेंटीमीटर दी गई थी, ये मैंने पुट कर ली।
और L2 को फिर हमने जो बड़ी वाली पैराग्राम है इसके इक्वल रख दिया, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके इक्वल रख दिया, क्योंकि हमने A2 को बड़ी वाली पैराग्राम के इक्वल रखा था। ठीक है, ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, इस साइड का स्क्वायर लें, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 हो जाएगा, L2 का स्क्वायर लेंगे तो आप L2 स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख दें। अभी जो नीचे वैल्यू आ रही है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये L2 का स्क्वायर ये 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 144 जो है इस 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें L2 की वैल्यू चाहिए तो आप इस टर्म को इधर ही रखें और 64 को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये इस पर डिवाइड हो जाएगा। ये वाला 64 और ये वाला 64 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, आपने दोनों को क्रॉस कर लेना है। तो पीछे आपके पास L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया। अब हमें L2 की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हमें खत्म करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब इक्वेशन की लेफ्ट साइड में ये जो L2 का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है इसकी अपनी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा, L2 इस स्क्वायर रूट के बाहर आ गया और 144 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 12 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वैल्यू होगी, उसमें ये 12 आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ये देखेंगे ऑप्शन बी फिर करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आप इसको टिक कर लें। ठीक है, और उसके बाद आ जाएंगे द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड, के एक पॉलीगॉन जिसकी 9 साइडें हों उसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितनी बनेगी। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए डायगोनल किसको कहते होते हैं, किसी भी पॉलीगॉन के दो कॉर्नर या दो कोनों को इस तरह अगर आप एक लाइन से मिलाते हैं तो ये जो लाइन बनती है इसको डायगोनल कहते हैं। ठीक है, ये हमने डिटेल से जब चैप्टर पढ़े थे वहां पर इसको डिस्कस किया था। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अब ये जो हमारे पास पॉलीगॉन फिगर है या एक स्क्वायर है, इसमें देखें ये दो डायगोनल इसकी बन गई है। ठीक है, तो ये अगर हम मालूम करना चाहें कि किसी भी n साइड वाली पॉलीगॉन का अगर हम नंबर ऑफ डायगोनल या डायगोनल की तादाद मालूम करना चाहें तो किस तरह मालूम कर सकते हैं, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, यहाँ पर इस n की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, नंबर ऑफ साइड। मिसाल के तौर पर अगर ये स्क्वायर का मैं नंबर ऑफ डायगोनल मालूम करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, अब स्क्वायर की कितनी साइडें होती हैं, 4 होती हैं, तो ये n की जगह दोनों जगह पे मैं 4 पुट करूंगा और उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 2 मिलेगा, क्योंकि इसमें दो डायगोनल आती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 9 साइड वाली जो पॉलीगॉन शेप होती है उसके लिए डायगोनल मालूम करना है, तो n की जगह आप 9 पुट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 9 - 3 6 हो जाएगा और 6 पे अब ये 2 डिवाइड करें तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 9 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है, यानी कि वो पॉलीगॉन शेप जिसकी 9 साइडें होंगी उसमें जो नंबर ऑफ डायगोनल या इस तरह कोनों को मिलाने वाली लाइनें कितनी बनेगी, 27 बनेगी। तो अब देखते हैं ये ऑप्शन कहां पर आ रहा है। ये देखेंगे ये ऑप्शन डी फिर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो आप इसको टिक कर लें। ठीक है, और उसके बाद नंबर 7 है 2 स्फीयर आर सिमिलर, कि दो स्फीयर या हमारे पास दायरे की शक्ल की फिगर्स हैं वो आपस में सिमिलर है, एक जैसी हैं, एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशो 4:5 और उनकी रेडियस की ये हमें रेशो दे दी गई है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर इज 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो बड़े वाला स्फीयर है उसका अगर ये सरफेस एरिया हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो 5 रेडियस होगा ये किसका होगा, ये जो बड़े वाला स्फीयर है जिसकी हमें वैल्यू दी गई है, और ये 4 पे जो छोटे वाला स्फीयर है उसका रेडियस होगा जिसका हमने एरिया मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 हमें ऑप्शन दी गई है, तो हम देखते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें एरिया की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और हमने जो छोटे वाला स्फीयर है उसके रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर मैंने एरिया का फॉर्मूला पुट किया, ये हमने एक्सरसाइज 9.2 में पढ़ा था। अब यहाँ पर ये जो A1 है इसको हम जो छोटे वाला स्फीयर है, ठीक है, उसके एरिया की इक्वल रख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, और A2 को हम जो बड़े वाला स्फीयर है इसके इक्वल रख लेते हैं, तो इसकी हमें वैल्यू दी गई थी 500 पाई, इसकी जगह मैंने इसको पुट कर लिया। ठीक है, इसी तरह फिर R1 जो है जो छोटे वाला स्फीयर है उसके रेडियस के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि हमने उसका एरिया A1 के इक्वल रखा है, तो फिर उसका जो रेडियस है फिर R1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 थी, और R2 जो है ये फिर बड़े वाले स्फीयर का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका एरिया A2 के इक्वल रखा है, तो फिर इसका रेडियस R2 हमने रखना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें 5 दी गई थी, तो मैंने दोनों की जगह वैल्यूज पुट कर ली। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 4/5 का स्क्वायर लें तो 16/25 आ जाएगा। अब हमें इस A1 की वैल्यू चाहिए, इसको आप इधर ही रखें, 500 पाई को दूसरे लेके जाएंगे तो ये इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आपस में आप सिंप्लीफाई करें, ये 25 जो है 500 पे डिवाइड होता है 20 टाइम, ठीक है, और साथ में ये पाई आ गया। अब 16 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो ये 320 और साथ में ये पाई आ गया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये ऑप्शन कहां पर आ रही है। ये देखिए ये ऑप्शन बी फिर आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, तो इसको आपने टिक कर लेना। ठीक है, और नंबर 8 है कि अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 30 डिग्री, हाउ मेनी डायगोनल डज द पॉलीगॉन हैव,
कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, और उसके ये बैरूनी जो जाविया या एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू में दे दी गई है एक एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है। अब हमने उस पॉलीगॉन शेप की जो नंबर ऑफ डायगोनल है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ डायगोनल मालूम करने का किसी भी एन साइड वाली पॉलीगॉन शेप के लिए, ठीक है। अब यहां पर हमें इस एन की वैल्यू चाहिए होगी, हमें क्वेश्चन में एन की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें जो एक एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू दी गई है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमने एक्सरसाइज 9.4 में पढ़ा था कि एक एक्सटीरियर एंगल का हमने अगर वैल्यू मालूम करनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने इस फार्मूला को पुट किया। अब एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, तो इस एक्सटीरियर एंगल की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। अब आप यहां से एन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, ये एन को आप इधर ले आए, मैं इधर इसको ले आया हूं और 30 डिग्री को दूसरा में लेके आएंगे तो ये 360 पे डिवाइड हो जाएगा। मैंने दो स्टेप एक ही जगह पे परफॉर्म कर लिए, ठीक है। अब ये 30 और 360 को आपस में डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ साइड या एन की वैल्यू आ गई है। अब आप ये डायगोनल का फॉर्मूला पुट करें जो आपको मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस एन की जगह दोनों जगह पे आप 12 पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 माइनस 3 ये तो 9 हो जाएगा और ये 2 इस 12 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, तो और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 54, यानी कि 54 डायगोनल बनेंगी उस पॉलीगॉन शेप के। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी 54, ये हम चेक कर लेते हैं। ये देखें ये ऑप्शन ए फिर करेक्ट ऑप्शन है, तो आप इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। और नंबर 9 है इन अ रेगुलर हेक्सागोन, एक रेगुलर हेक्सागोन यानी कि ऐसी फिगर जिसकी के 6 साइडें हो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल टू द साइड लेंथ, के डायगोनल और उसके साइड लेंथ की जो रेशियो होती है वो किसके इक्वल होती है, तो ये आप जुबान इसको याद रख ले, ये 2:1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद नंबर 10 है अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन इंटीरियर एंगल ऑफ 165 डिग्री, हाउ मेनी साइड डज इट हैव, एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू में दे दी गई है, एक अंदरूनी जाविया में उसकी वैल्यू दे दी गई है, तो हमने उसकी नंबर ऑफ साइड मालूम करनी है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर नीचे देखें ऑप्शन दी गई है, तो देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज 9.4 में कि अगर हमने एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू में दी गई है 165 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने 165 पुट कर लिया, ठीक है, इसकी जगह, और साथ ही मैंने ये 180 को इधर ले आया हूं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये एन की वैल्यू मालूम करनी है। मैंने दो स्टेप एक ही जगह पे कर लिए। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 165 और 180 दोनों 15 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 165 को 15 डिवाइड करेगा 11 टाइम और 180 को 15 डिवाइड करेगा 12 टाइम, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये 12 और n इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, n इस 11 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11n हो जाएगा और 12 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। अब आप ये जो -24 है इसको इक्वेशन की इस तरफ ले आए तो ये +24 हो जाएगा। अब हमें देखें क्योंकि n की वैल्यू चाहिए तो हम ये n वाली जो टर्म है इनको एक तरफ कर लेते हैं, तो 11n को मैं इधर ले आता हूं तो ये -11n हो जाएगा। अब 12n में से 11n को माइनस करें तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 24, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, ये देखें ये ऑप्शन डी फिर करेक्ट ऑप्शन होगी, तो आप इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री, कि एक पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जावी होते हैं उनका अगर हमारे पास ये सम या मजमुआ हो, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन है, तो वो जो पॉलीगॉन है उसकी कितनी साइडें हैं, ठीक है। जहां पर हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जाविये की वैल्यू दे दी गई है, ये मैंने लिख दी है, और हमने नंबर ऑफ साइड यानी कि n की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आए थे एक्सरसाइज 9.4 में कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इस फॉर्मूला से मालूम किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल का सम हमें ये दिया गया है 1080, ठीक है, तो मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर ली। अब यहां से हम इस n की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 180 डिग्री को इधर ले आए तो ये इस 1080 पे डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम डिवाइड हो जाता है। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो हमें n की वैल्यू चाहिए, n को आप एक तरफ रखें, -2 दूसरा हो जाएगा तो ये 6 में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 2 ये 8 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू या नंबर ऑफ साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू सिमिलर बॉटल आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर, कि हमारे पास अगर दो सिमिलर या एक जैसी बॉटल्स हों, ठीक है, तो उनकी जो हाइट है वो इस तरह है कि जो पहली वाली बॉटल है उसकी हाइट दूसरी वाली बॉटल के ट्वाइस है, डबल है, ठीक है, दुगनी हाइट है उसकी।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया एंड देयर कैपेसिटी। तो हमने उन दोनों बॉटल्स के लिए जो सरफेस एरिया की वैल्यू रेशियो की सूरत में मालूम करनी है, फिर हमने उनकी कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू रेशियो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले हम ये सरफेस एरिया की वैल्यू रेशियो की सूरत में मालूम करते हैं। तो देखें, पहले तो हमें जो हाइट यहां पर दी गई थी वो हम लिख लेते हैं। हम दोनों बॉटल की हाइट को रेशियो की सूरत में लिखेंगे, तो मैंने H1 रेशो H2 लिख दिया। ये पहली वाली बोतल की हाइट हो गई, ये दूसरी वाली बोतल की हाइट हो गई। अब पहली वाली बोतल की हाइट हमें बताया गया कि ये ट्वाइस है, दुगनी है दूसरी वाली बोतल से। ठीक है, तो मैंने 2:1 लिख दिया। ठीक है, ये पहली वाली बोतल की हाइट हो गई 2, ये दुगनी हो गई, और दूसरी वाली जो बोतल है उसकी जो हाइट है ये 1 हो गई। ठीक है, और अब इसको आप इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। H1 रेशो H2 को आप H1/H2 लिख सकते हैं, और 2:1 को आप 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये सरफेस एरिया मालूम करते हैं। तो मैंने लिख दिया टू फाइंड सरफेस एरिया। अब यहाँ पर हमने चूंकि एरिया की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये मैंने एरिया वाला फॉर्मूला पुट कर लिया जो कि हमने एक्सरसाइज 9.2 में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप H1 और H2 की ये वैल्यू पुट कर लें इनकी जगह। ठीक है, तो मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब 2/1 का आप स्क्वायर लेंगे तो 4/1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो एरियाज है उन दोनों बॉटल्स की, उनकी वैल्यू रेशियो की सूरत में आ गई है। इसको आप इस फॉर्म में लिख दें। A1/A2 को आप A1:A2 लिख दें, और 4/1 को आप 4:1 करके लिख दें। ठीक हो गया। अब हम उन दोनों बॉटल की कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करते हैं। तो अब यहां पर चूंकि हमने वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो अपने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ा था। ठीक है, हमारे पास H1 और H2 की वैल्यूज हैं, हमने ऊपर मालूम की है। हम इनकी जगह वो वैल्यू पुट कर लेंगे 2/1। अब 2/1 का आप क्यूब ले लें। ठीक है, 2 का क्यूब लेंगे, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, और 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास उन दोनों बॉटल्स की जो वॉल्यूम या कैपेसिटीज हैं उनकी वैल्यू रेशियो की सूरत में आ गई। इसको आप इस फॉर्म में लिख दें। ठीक है, V1/V2 को V1:V2 करके लिख दें, और 8/1 को आप 8:1 लिख दें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज 1/10 ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन। ये एक असल कार है या एक्चुअल कार है, उसकी एक कंपनी ने मॉडल कार बनाई, यानी कि उसकी नमूना कार बनाई। ठीक है, अब ये जो मॉडल कार बनाई, इसका साइज जो असल या एक्चुअल कार है उसका 1/10 है, यानी कि जो मॉडल कार है या वो जो नमूना कार है वो जो असल कार है उससे 10 गुना छोटी है। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ। अब हमने रेशो मालूम करनी है। नंबर ए है, इसमें पार्ट ए है, द एरिया ऑफ देयर विंड स्क्रीन के उन दोनों कार यानी कि मॉडल कार और जो एक्चुअल कार है या असल कार है उनके जो विंड स्क्रीन है उसकी एरिया की वैल्यू हमने मालूम करनी है रेशो की सूरत में। ठीक है, तो अब देखें, हमने यहां पर एरिया मालूम करना है, तो हम एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 9.2 में यूज किया था। मैं आपको दिखाता हूं। देखें, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर किया था एरिया के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर हमने ये पढ़ा था कि एक तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ हमें दे दी जाती थी, और एक हमने यहां पर इस L1 और L2 की जगह K पुट कर लेते थे जब हमें ये स्केल फैक्टर या K की वैल्यू दी जाती थी। ठीक है, तो अब आपको यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखें ये जो 1/10 है ये आपके पास स्केल फैक्टर या K की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम स्केल फैक्टर या K को रख लेते हैं। अब हमारे पास K की वैल्यू है, तो अब ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने एरिया का फॉर्मूला पुट कर लिया, स्केल फैक्टर K वाला। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें, K की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर लें 1/10। अब इसका आप स्केयर ले लेंगे, 1/10 का स्केयर लेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। ये आपके पास वो जो दोनों कार्स हैं, एक्चुअल कार और मॉडल कार, उनकी विंड स्क्रीन के एरिया की वैल्यू रेशो की सूरत में आ गई। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। A1/A2 को आप A1:A2 लिख सकते हैं, और 1/100 को आप 1:100 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर A1 जो है ये जो मॉडल कार है उसकी विंड स्क्रीन का एरिया हो जाएगा, और A2 जो एक्चुअल कार है या असल कार है उसकी विंड स्क्रीन का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट बी है, अब हमने रेशो मालूम करनी है द कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडीज। उन दोनों कार यानी कि मॉडल कार और जो एक्चुअल कार है उनकी बॉडीज की कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, तो देखिए जो स्केल फैक्टर या K की वैल्यू तो मैं ऊपर दी गई है, मैंने लिख दी। अब यहां पर हमने वॉल्यूम की वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है, तो हमने जो एक्सरसाइज 9.3 में वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था वो हम यहां पर यूज करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं। देखें, ये हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, एक हम ये वाला यूज कर रहे थे जब हमें कोरेस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ की वैल्यू दे दी जाती थी, और एक हम ये वाला यूज करते थे जब हमें इस L1 और L2 की जगह ये K या स्केल फैक्टर की वैल्यू दे दी जाती थी। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये मैंने देखे वो दूसरे वाला फॉर्मूला भी आपको जो दिखाया मैंने, ये वाला यहाँ पर मैंने पुट कर लिया। अब K की वैल्यू आप पुट कर लें, K की वैल्यू 1/10 है, तो ये मैंने पुट कर ली।
अब इसका आप क्यूब लेंगे तो ये आपके पास 1/1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये उन दोनों कार यानी कि मॉडल कार और एक्चुअल कार की वॉल्यूम या कैपेसिटीज की वैल्यू रेशो की सूरत में आ जाती है। इसको आप इस फॉर्म में लिख लें। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। और अब पार्ट सी है, इसमें हमने रेशो मालूम करनी है द विड्थ ऑफ द कार, उन दोनों कार की चौड़ाई या विड्थ की रेशो हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें हमें जो स्केल फैक्टर या के की वैल्यू तो ये 1/10 दी गई थी, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर उनकी जो विड्थ है, अगर हम मॉडल कार की विड्थ को W1 के इक्वल रखें और एक्चुअल कार की विड्थ को W2 के इक्वल रखें, तो ये मैंने उनकी जो विड्थ है उनको रेशो की सूरत में लिख दिया, इज इक्वल टू ये के इक्वल होता है। ठीक है, किस तरह होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमने एक्सरसाइज 9.2 में पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ये के की वैल्यू आपके पास किस तरह आती है कि आप L1 पे L2 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन में L1 L2 की जगह W1 और W2 यानी कि चौड़ाई की वैल्यू आ गई, इसको मैंने के की को रख दिया। अब के की वैल्यू आप पुट कर ले 1/10, तो ये आपके पास उन दोनों कार की विड्थ या चौड़ाई की वैल्यू रेशो की सूरत में आ जाती है। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में लिख दें। W1 जो है ये जो मॉडल कार है उसकी विड्थ हो जाएगी और W2 जो एक्चुअल कार या असल कार है उसकी विड्थ हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट डी है, अब हमने रेशो मालूम करनी है उन दोनों कार्स की द नंबर ऑफ व्हील दे हैव, कि उन दोनों कार के जो व्हील की तादाद है या पहियों की तादाद है उसकी। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखें जो मॉडल कार है उसके पहियों की तादाद कितनी है, 4 है। ठीक है, हमने यहाँ पर साइज को नहीं देखना, हमने नंबर ऑफ व्हील को देखना है। तो WM मैंने लिख दिया कि जो मॉडल कार है उसकी पहियों की तादाद हो गई 4, और इसी तरह नंबर ऑफ व्हील ऑफ एक्चुअल कार, इसको मैं WA से शो कर रहा हूं, इसकी भी जो पहियों की तादाद या व्हील की तादाद 4 ही होगी। तो अब इनको आप रेशो की सूरत में लिख लें, WM/WA, मॉडल कार के पहियों की तादाद डिवाइडेड बाय एक्चुअल कार जो है उसकी व्हील की तादाद। ठीक है, 4/4 करेंगे, 4 को 4 से आप डिडक्ट कर लें तो ये 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो उनकी व्हील की जो रेशो है ये हमारे पास बन जाएगी 1:1। ठीक है, ये हमारा पार्ट डी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।